Welcome to my new video. Today I will recap all my previous lectures, starting from the manage files with backstage view. Then we talk about project ribbon, how to save projects. We also talked about project calendar, how to set up manual and auto schedule tasks, how to work with manually scheduled tasks, how to work with auto schedule tasks, what is difference between auto schedule and manual schedule, how to create milestones, how to create recurring tasks, summary milestones. We also talk about how to delete summary tasks and how to link tasks between schedule, how to create and apply leads and lags to the activities, how to specify specific dates to different constraints and things like that. Today I will explain each and everything once again. When we start our project professional, first thing is to understand you have this ribbon section in project 2019. When we click on the file backstage view, you can see multiple options here like new, open, save as, print, share. So first you must save your project. Click on save button. It can save on the OneDrive, that is cloud. It can save on the current computer where you are working, or you can browse the file as well. So जब आप browse पे click करेंगे तो आप फॉर इंस्टेंस कहीं पे जाके इसको स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में इसको स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम सेव देता हूँ माई प्रोजेक्ट का नाम आपने इसको दिया. आप इसको सिंपली सेव बटन पे क्लिक करें. जब आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो अब देखें टॉप पे आपके प्रोजेक्ट का नेम हो गया myproject.mpp, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल. और इस व्यू को बेसिकली गैंट चार्ट व्यू कहा जाता है. ये जो व्यू है आपका, इसको टाइम स्केल व्यू कहा जाता है. और टॉप पे जो है आपकी टाइम लाइन है. टाइम लाइन इज़ वेरी यूजफुल ऑप्शन टू क्विकली एक्सेस टू डिफरेंट डेट्स एंड मंथ्स. क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो उसमें मंथ्स और ईयर्स पे प्लानिंग होती है, तो स्क्रॉल डाउन करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो सिंपली हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो आपका जो टाइम स्केल व्यू है वो बहुत ईजीली नेविगेट हो जाता है. So let's talk about when we open project 2019, you will see this interface by default. You have these ribbons. I will explain later on, but first thing is to click on the backstage view, that is file. और हम लोगों ने फाइल को वेरी इजीली सेव कर लिया है. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ टू लुक. आप इस पे नीचे ड्रॉप डाउन पे आएंगे और यू कैन सी दिस ऑप्शन लिंक. जब आप इस पर क्लिक करेंगे another form will open with multiple options. Like in general category, you can see default view of your timeline, what will be the date format, so you can change the date format very easily right here. Then you have display. in under display आप जिस करेंसी में काम कर रहे हैं, डॉलर्स में है, रुपीस में आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो रही है, तो डिफरेंट फॉर्मेट्स आपके सामने होंगे. स्केड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो द डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम इज़ 8 AM, डिफ़ॉल्ट एंड टाइम इज़ 5 PM. यू कैन कन्फिगर योर टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट. और आवर्स पर डे कितने होंगे, आवर्स पर वीक कितने होंगे, डेज पर मंथ कितने होंगे, आप ये सारे ऑप्शंस इतने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं इसकी. फिर न्यू टास्क क्रिएटेड में आप आ जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी एक्टिविटी ऐड करते हैं तो वो मैनुअली स्केड्यूल्ड होता है. आप इसको ऑटो स्केड्यूल पे कर दें. जब भी आप टास्क क्रिएट करेंगे ऑटो स्केड्यूल पे ये जाएगा. ऑटो स्केड्यूल के बेनिफिट्स बहुत हैं. आपकी सारी प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है ऑटोमेटिकल होती है. फॉर इंस्टेंस आपके पास 100 एक्टिविटीज़ की नेटवर्क डायग्राम आपने बनाई हुई है, और अगर मैनुअल टास्क होंगे तो फिर तो कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हुआ. बीच में जब आपकी कोई टाइम में चेंजेस आएंगी, एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन में चेंजेस आएंगी, तो उस टाइम पे फिर अगर ये मैनुअल टास्क होगा तो फिर वाई आर वी यूजिंग प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर. फिर इट्स बेटर टू डू योर वर्क मैनुअली ऑन योर पेपर वर्क करें और उसमें फिर करें. तो इसके लिए हमें ऑटो स्केड्यूल यूज़ करना पड़ता है, बहुत यूज़फुल टास्क है. फिर प्रूफिंग में आप आ जाए, छोड़ दें इसको, सेव में जाएंगे. ऑटो सेव एवरी 10 मिनट्स अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये काम जो है सेव करता जाएगा. और फिर सेव एक्टिव प्रोजेक्ट्स ओनली, सेव ऑल प्रोजेक्ट्स. तो जो भी एक्टिव प्रोजेक्ट होगा प्रॉम्प्ट बिफोर सेविंग. अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली सेव कर दिया करेगा. तो ये आपने खुद डिसाइड करना है.
इसके बाद आप जो है ओके बटन प्रेस कर, तो उसके बाद फिर आप ओके बटन प्रेस कर दें। जब आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो सिस्टम सेटिंग्स होंगी इसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज टू क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट टैब। Under this thing tab you have properties section. Under properties section you have two useful options, changed working time and project information. First you need to click on this project information. When you will click on this button, this form will open. It will ask you to specify the start date of the project. So when जो भी आपकी project की start date होगी आप इसको वो date दे दें। Since my project start date is for instance 1st of June 2020, आप इसको सिर्फ ये दे दें, इसको जो फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट प्रोजेक्ट फिनिश डेट आप इसको यही रहने थे। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से करंट डेट आप इसकी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें। ऑल इज टू सेट यूर स्टार्ट डेट इन हेयर। सो हमने इसको 1 जून 2020 इसको दे दिया। इसके बाद आप क्लिक कर दें ओके बटन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ओके बटन पे तो देखें ये डायरेक्टली आपकी जो टाइम स्केल व्यू है ये आपका 1 जून से स्टार्ट होने लगा है। फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे चेंज वर्किंग टाइम पे। वर्किंग टाइम फॉर्म कंटेन्स यूर डिफ़ॉल्ट कैलेंडर। बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ स्टैंडर्ड कैलेंडर, नाइट शिफ्ट कैलेंडर एंड 24 आवर्स कैलेंडर। सो जब आपने प्रोजेक्ट कैलेंडर स्टैंडर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे इज अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग इट हैज़ दीज टाइमिंग्स स्केड्यूल्ड लाइक 8 AM to 12 PM एंड देन 1 आवर ब्रेक है और 1 PM to 5 PM है। अब ये टाइमिंग्स मुझे सूट नहीं करती है बिकॉज इन हेयर आई वांट टू सेट अप 8 AM to 1 PM एंड देन 2 to 5 PM फॉर इंस्टेंस। सो मैं अपनी टाइम जो है जो मेरी ब्रेक होगी वो 1 to 2 में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आइदर यू कैन यूज़ दिस प्रोजेक्ट कैलेंडर, इसको आप डायरेक्टली चेंज कर दें, या फिर आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें। तो लेट्स डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ न्यू कॉपी। आप जब इस बटन पे क्लिक करते हैं और आप कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड की बजाय इसका नाम दे दें कि माई कैलेंडर। जब आपने माई कैलेंडर दिया, मेक अ कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड एग्जैक्टली, इसकी कॉपी बना दें। इसकी देखें कॉपी बन गई। अब आपके पास 4 कैलेंडर्स हो गए। फिर उसके बाद आप वर्क वीक्स पे क्लिक करेंगे। वर्क वीक्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स बटन इनेबल होगा, आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए मैंने मंडे पे क्लिक किया तो इसकी डिफ़ॉल्ट टाइमिंग्स डिसेबल्ड है। तो इसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास टॉप पे यहाँ पे देखें रेडियो बटन्स हैं, सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना टाइम बड़े इजीली चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे 1 PM कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसको मैं 2 PM कर देता हूँ। जब मैंने इसको 2 PM पे क्लिक किया तो मेरे मंडे की जो डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है वो अब चेंज हो गई है कुछ इस तरह से। मैंने मंडे पे क्लिक किया 8 AM to 1 PM एंड 2 PM to 5 PM। मैंने इसकी जो ब्रेक टाइमिंग्स थी उसको चेंज कर दी। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर ऑल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑल डेज, ठीक है। तो आप इन सब पे ये सारी सेटिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं। मैंने इसको ओके क्लिक कर दिया। बाकी डेज आप खुद ही अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें आपका सैटरडे संडे ऑफ है। अगर आप संडे को फॉर एग्जांपल ऑफ रखना चाहते हैं, सैटरडे इनेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, सैटरडे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पे इसकी कोई टाइमिंग सेंटर नहीं है। जब टाइमिंग सेंटर नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका नॉन वर्किंग डे होता है। तो सेट डेज टू स्पेसिफिक टाइमिंग्स कर दें आप और यहाँ पे आप इसको टाइम दे दें 8 AM to for instance 1 PM। तो अब मैंने जब ओके बटन प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे सैटरडे का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी वाइट हो गया। ये उसके लेजेंड्स हैं। जो जिसका कैलेंडर में आपका बैकग्राउंड कलर वाइट होगा वो वर्किंग डेज होंगे, जिनका ग्रे होगा वो नॉन वर्किंग डेज होंगे। कुछ एक्सेप्शन डेज होते हैं लाइक 14 अगस्त आ गई, लाइक 23 मार्च आ गई, लाइक ईद हॉलीडेज आ गई, तो वो एक्सेप्शन डेज हो जाती हैं। तो वो डेज भी आप एक्सेप्शन मार्क कर सकते हैं ऑप्शंस में, ठीक है जी। आप इसको ओके कर दें। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्किंग टाइम्स, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, बैक स्टेज व्यू और उसमें ऑप्शंस और ये सारी सेटिंग्स हमने इजीली देख ली।
मैंने जिस तरह बताया था कि आपके पास प्रोजेक्ट में रिबन्स होती हैं। पहले मेन्यूज हुआ करती थी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, अब रिबन कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। तो रिबन सॉफ्टवेयर इज़ वेरी यूज़फुल टूल। यहाँ पे ये खुद को कस्टमाइज़ कर लेता है। आप यहाँ पे देखें, मैं टास्क टैब पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। जब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा या थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज करूँगा, साइज़ चेंज करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर एडजस्ट होती जाएंगी। अब देखिए सारे मेन्यूज कॉन्सेप्ट में आ गए। जब इसको मैं एक्सपेंड करता जाऊँगा तो इनका बिहेवियर चेंज होता जाएगा। तो रिबन ऑप्शंस जो हैं ये बहुत यूज़फुल ऑप्शंस हैं। ये प्रोजेक्ट आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, जितनी स्क्रीन रेजोल्यूशंस होती जाएंगी, ये इंफॉर्मेशन, ये आइकन्स होते हैं एक्सपेंड होते जाएंगे, इनके सेक्शंस आ जाएंगे, इनकी डिटेल्स आ जाएंगी, इजी टू यूज़ हो जाता है। तो ये रेजोल्यूशन टू रेजोल्यूशन खुद को मैनेज करता है और बहुत यूज़फुल टूल है ये अभी हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विथ आवर गैंट चार्ट व्यू। As you know that project starts with the project charter, and based on the project charter what we do, we gather requirements from the stakeholders. Those stakeholders requirement are recorded in requirement documentation document and traceability matrix, and then we compile those documents into project scope statement, and based on the project scope statement what we do, we take work breakdown structure and we graphically explain we graphically represent our project in work breakdown structure. But in time management what we do, we take work breakdown structure and we further decompose our work packages into more manageable components called defined activities. In the output of defined activity process is to um, prepare activity list document, activity attributes document, and milestone documents. So let's talk about how we can add activities in project, how we can link our activities, how we can assign its predecessors and successors, how we can apply leads and lags, how we can apply constraints to our different activities, how to create recurring tasks for meetings and similar related work, how we can create milestone tasks, how we can create summary tasks. So let's start our project work in here today. Like my first activity name is called project deliverables, procure hardware, test hardware, procure software tools, write program, test and debug, install, ट्रेनिंग। अब यहाँ पे देखें इसका टास्क मोड ऑटोमेटिकली ऑटो स्केड्यूलिंग पर है, क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शंस में जाके इसकी सेटिंग की थी यहाँ पे। तो अब ये ऑटो स्केड्यूल पर है। हम इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल करने के लिए आप इसको मैनुअल कर देंगे तो यहाँ पे पिन का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, या आप अपकमिंग जितने भी टास्क होंगे उनको डायरेक्ट यहाँ से भी उनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसको आप सबको ऑटो टास्क पे रहने दें अनलेस अनटिल कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो कि मैनुअल पे आप रखें, और जब आप ना चाहते हो कि प्रोजेक्ट उसकी सेटिंग बाद में आपके लिए चेंज कर दे तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑटो स्केड्यूलिंग पे रखना बेहतर होता है। सो अब ये मेरी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं अपने प्रोजेक्ट में परफॉर्म करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल एक्टिविटी है, इट विल टेक 12 days टू कंप्लीट फॉर इंस्टेंस। Next activity will take 2 days to complete, another will take 8 days to complete, then we have another activity which will take 10 days to complete, this one will take 45, this one will take 22 days to complete. Then we have install training activity, it will take 8 days to complete, 3 days to complete, and then last activity is acceptance. So this will take for instance 1 day to complete. सो अब यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपनी तमाम एक्टिविटीज़ आपके लिए ऐड कर दी हैं। और जो टाइम स्केल व्यू में आप देखें जितने भी मेरे बार्स हैं, ये सारे के सारे बार्स 1 जून को ही स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम बिकॉज आई हैव टू अप्लाई माई प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स इन हेयर इन नेटवर्क डायग्राम। सो उसके लिए करना क्या पड़ता है, आपके पास जब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ
तो यहाँ पे ये फिनिश डेट, एंड डेट वगैरह सारा असाइन कर है। आई हैव प्रीडिसेसर कॉलम इन हियर। प्रीडिसेसर कॉलम प्रीडिसेसर किसको कहते हैं कि प्रोक्योर हार्डवेयर से पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, या टेस्ट हार्डवेयर से पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, और टेस्ट हार्डवेयर के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी, उसको सक्सेसर कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, सो इसका कोई हमें प्रीडिसेसर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोक्योर हार्डवेयर का प्रीडिसेसर जो है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल है। तो इसका जो नंबर है वो देखिए 1 है। मैं इस नंबर 1 से इसको ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड करूँ तो अब मैं जो ही इंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें जो आपका टाइम स्केल है, जो मेरा ये जो बार है ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। देखें ये जंप करके यहाँ पे आ गया क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप इसका क्रिएट कर लिया। तो एक तो मेथड ये है इस तरह से इसको क्रिएट करने का। दूसरा मेथड आपके पास क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन टैब है। आप इंफॉर्मेशन टैब पे जब क्लिक करेंगे, टास्क टैब में प्रॉपर्टीज में इंफॉर्मेशन टैब है, आप इस पर क्लिक करें और इसके प्रीडिसेसर्स की आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप सामने प्रॉपर्टीज में डिटेल टैब है, जब आप डिटेल टैब पे क्लिक करेंगे तो एक नीचे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं प्रोक्योर हार्डवेयर को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसका प्रीडिसेसर यहाँ से भी दे सकता हूँ, लाइक प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके और इसको काम कर सकते हैं। क्विक एक्सेस के लिए प्रीडिसेसर डालने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे आप कॉलम्स कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ करना है, WBS कोड देना है, कंस्ट्रेंट्स देने हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो फिर आप इसके लिए जो है तो डिटेल सेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। So right now what I'm trying to do is I want to make relationship between my activities so that I am basically in the process of sequencing my activities. So procure hardware is dependent on project deliverable, test hardware is dependent on procure hardware। अब देखेंगे जंप करके आगे चला गया, यानी दिस एक्टिविटी विल स्टार्ट फिनिश फर्स्ट, देन दिस एक्टिविटी विल स्टार्ट एंड देन उसके बाद टेस्ट हार्डवेयर एक्टिविटी विल स्टार्ट राइट आफ्टर द प्रोक्योर हार्डवेयर। But procure software tools is directly associated with the project deliverables. So when I will set the predecessors setting in here, so ये भी इधर आ जाएगा, इसका ग्राफ भी आप देखें। जब मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो इसका बार भी यहाँ पे डायरेक्ट जंप करेगा, क्योंकि आपकी प्रोक्योर हार्डवेयर और प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स ये दोनों एक्टिविटीज सेम डेट्स पे स्टार्ट होंगी। आपने देखा ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर राइट प्रोग्राम विल स्टार्ट वंस वी प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स। सो प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल सीरियल नंबर इज 4, सो आप यहाँ पे 4 डाल दें। उसके बाद टेस्ट एंड डीबग एक्टिविटी है जो आपकी 5 पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी नंबर 3, दैट इज टेस्ट हार्डवेयर कॉमन। उसके बाद क्या है 6 एक्टिविटी इज कॉल्ड टेस्ट एंड डीबग। तो जब मैं 3 और 6 डालूंगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली टाइम स्केल में बार ग्राफ्स खुद ही सेट होते जा रहे हैं। ट्रेनिंग इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी नंबर 7, दैट इज इंस्टॉल, एंड एक्सेप्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी नंबर 8, विच इज ट्रेनिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर इन आवर गैंट चार्ट व्यू। और टाइम स्केल में आप यहाँ पे आप चेक कर लें, ये आपके सारे ग्राफ्स जो हैं बार्स खुद ही सेटिंग हो गई इसकी। आप इसको अगर आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ ताकि आपको इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से नज़र आ जाए। और जब मैं गैंट चार्ट पे जाके क्लिक करके नेटवर्क डायग्राम पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे लिए नेटवर्क डायग्राम भी इसने बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज फॉर्म में क्रिएट कर ली। सो इस तरीके से हमें देख के पता चल जाता है कि इस नेटवर्क डायग्राम में फर्स्ट एक्टिविटी इज प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, then we have procure softwares and procure hardware and procure software tools. Both activities will start on same date, but this activity will take 2 days to complete. However, this activity will take 10 days to complete. So obviously when this activity will finish, so it will wait 8 days to start next activity, right program. और टेस्ट हार्डवेयर इज डिपेंडेंट ऑन प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल। सो ये सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रेड कलर इसलिए है कि ये क्रिटिकल पाथ बन चुका है। सो आई एम कमिंग बैक टू गैंट चार्ट व्यू। जब मैं यहाँ पे वापस आ गया तो मेरे पास यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ मैंने ऐड कर दी। उन एक्टिविटीज़ की मैंने ड्यूरेशन अप्लाई कर दी, उन सबको मैंने ऑटो स्केड्यूल पे कर दिया, और उसके बाद मैंने इनके प्रीडिसेसर्स की सेटिंग भी कर दी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिकरिंग टास्क। रिकरिंग टास्क किसको कहा जाता है? A recurring task represent activities that occur on a regular schedule like construction walkthrough or course review. With a recurring task, you can tell a project about each occurrence as well as the frequency and other settings. You can insert a recurring task anywhere in your task list. In this case, all you need is to click on the task tab and then click on the insert section. Under this insert section you have task tab. जब आप task को click करेंगे तो then you have task recurring task. So recurring task पे जब आप click करेंगे a form will open. You need to give a name to this task, like here I am saying meetings. So meetings I want to schedule every week or every month, for instance. Since this project will take many months to complete, around more than 3 months, so I want to schedule weekly meetings or monthly meeting I can schedule. So in this example I want to schedule weekly meeting. Weekly पे click रहेगा. I am going to click on Monday. On every Monday we will meet at start time is 1st June 2020 and end by 19/10/2020. जब इसको मैंने क्लिक किया और ड्यूरेशन आप इधर दे दें, 1 आवर भी दे सकते हैं। तो जब मैंने 1 आवर दिया तो यहाँ पे आप देखें हर वीक में मेरी मीटिंग हो रही है। यहाँ पे इसने सारी इसकी सेटिंग खुद ही कर दी। अब जितने भी मेरे जो कैलेंडर है इसमें आप देखें, इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपकी मीटिंग्स पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने टाइम स्केल में डिफरेंट छोटे छोटे बार्स यहाँ पे खुद ही असाइन कर दिए हैं। ये इंडिकेटर्स हैं कि मेरा ये रिकरिंग टास्क है और ये जो डिनोट आपको कर रहा है, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 आवर होगी। देखें मीटिंग 2, देन वी हैव मीटिंग 3। मीटिंग 3 विल स्टार्ट ऑन मंडे 6th और फिनिश भी सेम डेट पे होगी और 1 आवर की ड्यूरेशन होगी। तो प्रोजेक्ट में इस तरह से हम अपने रिकरिंग टास्क को ऐड कर सकते हैं। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी माइलस्टोन्स, so let's talk about how to create milestones in our project. Milestones are a great way to show key points in a project like progress, decisions or the trigger for the payment. Milestones are easy to create and they don't have durations, so you can add as many as you. These milestones are used to give presentations to your top management instead of talking about detail activities. So we use milestones for different purpose in our project lifecycle. For instance, in this example, when I say that after the start of my project, procure hardware, test hardware and procure software tools, purchasing milestone is achieved. So मैं यहाँ पे milestones कैसे ऐड करूँगा? यहाँ पे आप क्लिक करें राइट प्रोग्राम पे और यहाँ पे आप इंसर्ट टास्क पे क्लिक कर दें। जब आप इंसर्ट टास्क पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मैं माइलस्टोन ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने राइट प्रोग्राम पे क्लिक किया। राइट प्रोग्राम पे जब मैंने क्लिक किया तो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस टास्क टैब एंड देन इंसर्ट सेक्शन यू हैव दिस डायमंड साइन। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ रो फॉर मी और इसका मैं लिंक जो है प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ एसोसिएट कर दूँगा, क्योंकि प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स एंड प्रोक्योर हार्डवेयर टूल्स ये दोनों माइलस्टोन्स हैं। तो मैं दोनों के नंबर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रो नंबर 2, सॉरी इसको पहले नेम दे दें, परचेज सिस्टम्स या प्रोक्योरमेंट डन। और यहाँ पे इसको मैंने दे दिया 2,4। इंटर की प्रेस की तो मेरा ये माइलस्टोन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। ये किस चीज़ का इंडिकेटर है कि जब मेरा हार्डवेयर और मेरे सॉफ्टवेयर परचेज हो जाएंगे, प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरा प्रोक्योरमेंट जो है माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट माइलस्टोन इन आवर प्रोजेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट समरी टास्क। Summary tasks help you organize project work. They can represent phases, work performed by different groups, or tasks needed to complete deliverables. So let's start by inserting a new summary task.
for existing task in your task list. Like in this example, we have project deliverable, procure hardware, test hardware, and procure software tools. So I need to summarize these three activities. तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? I will select all these three rows or activities, and under task ribbon we have insert section. and insert section पे you can see यहाँ पे टॉप पे आपके पास insert summary task का आइकन बना हुआ है. जब मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रो क्रिएट हो जाएगी, और ये जो है प्रोक्योर हार्डवेयर, टेस्ट हार्डवेयर एंड प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स, ये जो है इंडेंट हो जाएंगे. जब इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा समरी टास्क क्रिएट हो गया, और प्रोक्योर हार्डवेयर, टेस्ट हार्डवेयर एंड प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स ये ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गए, यानी इसके अंदर चले गए. मैं यहाँ पे कहता हूँ परचेज वर्क. ये मेरा एक समरी टास्क है, परचेज वर्क. जब परचेज वर्क मैंने क्लिक किया तो ये मेरा समरी टास्क है. मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, कोलैप्स भी कर सकता हूँ, और ये समरी टास्क मेरे इसके अंडर ऑटोमेटिकली आ गए. अब यहाँ पे प्रोक्योर हार्डवेयर विल टेक 2 days टू कंप्लीट, टेस्ट हार्डवेयर विल टेक 8 days टू कंप्लीट, प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स विल टेक 10 days टू कंप्लीट. सो जब आप 10, 8 एंड 2 को ऐड करें तो 20 बन जाता है. यहाँ पे फिर हमारे पास वाई वी हैव 10 इन हेयर, बिकॉज यहाँ पे प्रोक्योर हार्डवेयर एंड टेस्ट हार्डवेयर both will take 10 days to complete, whereas procure software tool will start right with procure hardware day activity. So यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ये दोनों एक्टिविटीज सेम डे पे स्टार्ट हो रही हैं. तो जब सेम डे पे ये स्टार्ट होंगी तो सेम डेट पे फिनिश भी होंगी. जैसे ये दोनों एक्टिविटीज मिला के 10 दिन ले रही हैं, ये एक्टिविटी अकेले 10 दिन ले रही है, तो लेकिन ये एक्टिविटीज दोनों सेम डे पे स्टार्ट हो रही थी. जब सेम डे पे स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली इसकी लेबर डिफरेंट है, इसकी लेबर डिफरेंट है, तो टोटल 10 वर्किंग डेज में ये तीनों काम कंप्लीट हो जाएंगे. अगर मैं इसका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बनाता कि प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल को मैं स्टार्ट तब करता जब टेस्ट हार्डवेयर मेरा हो जाता, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे 20 आ जाते. अब देखें मैं इसको चेंज करने लगा हूँ. यहाँ पे मैं 4 सीरियल नंबर डाल देता हूँ टेस्ट हार्डवेयर का. जब मैं 4 डालूंगा यहाँ पे और इंटर करूंगा तो अब देखें यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो डेज हैं वो 20 में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे पहले ये कंप्लीट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा. लेकिन मैं इनको पैरेलल करना चाहता हूँ, तो पैरेलल इसके लिए अलग टीम काम करेगी, इन एक्टिविटीज़ पे अलग टीम काम करेगी. जब मैं इसको मैं वन करूँगा, यानी ये राइट आफ्टर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल स्टार्ट होगी, तो फिर यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन इस समरी टास्क की, वो मेरी 10 days रह जाएगी. आई होप आप सबको क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से ये. अब उसके बाद मेरा जो है इस माइलस्टोन का नेम भी मैं चेंज कर लेता हूँ, परचेज वर्क कंप्लीटेड. ये मेरा माइलस्टोन नेम हो गया. फिर उसके बाद राइट प्रोग्राम, टेस्ट एंड डिबग, इन दो एक्टिविटीज़ को मैं डेवलपमेंट माइलस्टोन कहना चाहता हूँ. तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा. यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट समरी टास्क पे मैं इसका नाम देता हूँ डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट वर्क विल टेक 67 days टू कंप्लीट, बिकॉज when I will write program, afterwards I can test and debug. So altogether it will take 67 days to complete. And install, training and acceptance, इन तीनों एक्टिविटीज को मैं नेम देना चाहता हूँ implementation. So implementation will take 12 days to complete, development work will take 67 days to complete, and purchasing will take 10 days to complete, and initiation days may we will consume 12 days. So what will be the total duration of my project? उसके लिए आपके पास गैंट चार्ट व्यू में देखें, यहाँ पे गैंट चार्ट टूल्स में फॉर्मेट सेक्शन है. जब मैं फॉर्मेट सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास शो एंड हाइड सेक्शन में समरी टास्क है, प्रोजेक्ट समरी टास्क है, आउटलाइन नंबर्स हैं. तो मैं जब जो ही प्रोजेक्ट समरी टास्क पे मैं क्लिक करूंगा तो टॉप पे मेरे पास यहाँ पे एक समरी टास्क क्रिएट होगा जो पूरे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर होगा. जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें इससे ऊपर एक रो क्रिएट होगी, माई प्रोजेक्ट विल टेक 101 days टू कंप्लीट. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट समरी टास्क एंड समरी project summary task. Both are very useful options, as you can see in this example. Now once we create summary task, it becomes sometimes difficult to delete summary task.
फॉर इंस्टेंस इफ़ आई डिलीट समरी टास्क, सो यहाँ पे मेरी सारी एक्टिविटीज ही डिलीट करने के लिए मुझे नोटिफाई करेगा। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ परचेज वर्क को मैं डिलीट करूं, बाकी मेरी ये तमाम एक्टिविटीज़ अपनी जगह पे रह जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों एक्टिविटीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे। तीनों एक्टिविटीज़ को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास टास्क टैब पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्वेजर सेक्शन है। स्क्वेजर सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक इंडेंट है, एक आउटडेंट है। तो आउटडेंट बाहर ले जाएगा, यहाँ पे ले आएगा इनको, इंडेंट इनको इंडेंट कर देता है। ठीक है जी, मैं इंडेंट की बजाय आउटडेंट पे क्लिक करूँगा ताकि परचेस वर्क और की अलाइन पे ये तीनों एक्टिविटीज़ मेरी आ जाएं। देखिए अब ये तीनों वापस आ जाएंगी। तो अब जब ये वापस आई, आउटडेंट हो गई, तो आउटडेंट होने के बाद परचेस वर्क एक्टिविटी के साथ इनकी डिसएसोसिएशन होगी, ये उसके साथ अब लिंक नहीं रही। अब मैं जब परचेस वर्क एक्टिविटी को ये सिंपल प्रोजेक्ट एक एक्टिविटी कंसिडर करने लगे रादर देन समरी टास्क, अब मैं डिलीट बटन जब प्रेस करूंगा या यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट टास्क पे क्लिक करूंगा तो ये सिंपली डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई इशू ये क्रिएट नहीं करेगा, ना ही मेरे सब टास्क डिलीट होंगे। So this is how we can delete our summary task in project. Now let's talk about how to set up work breakdown structures. As you know, work breakdown structures known as WBS is the project management term for hierarchy of tasks. You can set up WBS codes in project to uniquely identify each task in your project. First of all, the task ID column over on the left side of the table, that is not work breakdown structure code. Task ID will change as you rearrange your task, so you can't use that for a work breakdown structure. So let's go ahead and insert the WBS field into this table. So how you can assign numbers to your activities for a work breakdown structure. So to do that you need to click on this project tab, और project tab में you have this WBS button. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो you can click on define codes. Under define codes, when this form will open, you can just simply click on OK button. जब आप OK बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके लिए टास्क क्रिएट कर सकते हैं। So to create a work breakdown structure, you need to click here, then right click, insert column. You have multiple columns in here in work breakdown project. So just type WBS. जब आप WBS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स ये आपके लिए सीरियल नंबर कुछ इस तरह से जनरेट करता है, लाइक प्रोजेक्ट डिलीवरेबल इज फर्स्ट हायरार्की इन योर WBS, देन यू हैव 2, then you have 4, then you have 5, और अंडर फिर these summary tasks you have 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5. या फिर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, WBS पे क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट टैब में और डिफाइन कोड्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसका कोई भी सीक्वेंस इसको दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस लेवल 1 के लिए आप चाहते हैं कैरेक्टर हो, फिर लेवल 2 के लिए आप चाहते हैं इसका अपर केस हो, फिर लोअर केस हो, फिर फॉर इंस्टेंस नंबर हो। तो हम इसको कोई भी ऑर्डर इसको दे सकते हैं, ये इस तरह से ऑर्डर चलेगा। और प्रीफोर्स प्रोजेक्ट कोड प्रीफिक्स भी आप दे सकते हैं, कोई भी ABC देना चाहें, माई प्रोजेक्ट देना चाहें या WBS देना चाहें, कुछ भी आप दे दें। तो ये नंबर्स उस तरह से इसको यूनिकली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके लिए। नाउ लेट्स डिस्कस how to apply lead and lag to your activities. Sometimes there's a delay or overlap between linked tasks, especially finish to finish links. The predecessor finish, then a little while later the successor wraps up. Project links can handle delays and overlaps. So let's talk about how we can work with leads and lags to different activities. To do that you need to click on this task tab and then click on this. Under property tab you have this detail section, so click on this button. When you will click on this button, this form will open. It has multiple options, like you have procure software tools. When I click on procure software tools, the procure software tool predecessor name is project deliverable.
which is mentioned in here, project deliverable. And by default you have 4 type of relationships you have studied so as well: finish to finish, finish to start, start to finish, and start to start. इन फिनिश टू स्टार्ट, जब आपकी एक एक्टिविटी फिनिश होगी तो उसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जब हम बात करते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट की, तो जब आपकी एक एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपके साथ दूसरी एक्टिविटी पैरेलल स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली आपकी फिनिश टू फिनिश, यानी एक एक्टिविटी जब फिनिश होगी तो दूसरी एक्टिविटी भी फिनिश हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, जब आपका सॉफ्टवेयर परचेज होगा तो उसके बाद आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू फिनिश एक्टिविटी व्हेन आई विल कंप्लीट डिलीवरिंग माय लेक्चर, जब मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उसको जो ही फिनिश होगा तो आप लिखना भी बंद कर देंगे। फॉर इंस्टेंस ये फिनिश टू फिनिश हो गया। स्टार्ट टू स्टार्ट, जो ही जनरेटर स्टार्ट आपका होता है आपकी लाइट आ जाती है। ये आपका स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप होता है। और सिमिलरली अब स्टार्ट टू फिनिश कौन सी एक्टिविटी होती है, यानी प्रीडेसेसर जो सक्सेसर जो है पहले शुरू होगा तो फिर प्रीडिसेसर ख़त्म होगा। इस तरह की जो रिलेशनशिप होते हैं अनकॉमन होते हैं, जिनको स्टार्ट टू फिनिश कहा जाता है। ये तब यूज़ होते हैं जब हम कोई रिसोर्सेज असाइन या मल्टीपल ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शिफ्ट की हम बात करते हैं, इवनिंग शिफ्ट हमेशा सक्सेसर होती है मॉर्निंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट जब ख़त्म होगी तो मॉर्निंग शिफ्ट हमारी स्टार्ट होगी। जब हम इस बात को इस तरह से करने जाते हैं तो उस तरह के सिनेरियोस में हम फिर स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर प्रोजेक्ट में 95% प्रोजेक्ट में आपका जो रिलेशनशिप होगा वो फिनिश टू स्टार्ट ही आप देख रहे होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फिनिश टू स्टार्ट टाइप। तो मैंने यहाँ पे जब मैं प्रोजेक्ट में आया, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग जो है स्टार्ट तब होगी जब इंस्टॉल एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अब ट्रेनिंग एक्टिविटी डायरेक्टली स्टार्ट हो रही है आपकी इंस्टॉल एक्टिविटी के बाद। ठीक है जी, जो ही आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 डेज़ का गैप चाहिए क्योंकि कुछ और एक्टिविटीज़ मुझे परफॉर्म करनी है। तो जब मैं ट्रेनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ट्रेनिंग का जो प्रीडिसेसर है डेट इज इंस्टॉल, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका रिलेशनशिप टाइप है फिनिश टू स्टार्ट। मैं चाहता हूँ कि ये 2 डेज़ की मुझे ब्रेक मिल जाए। तो ब्रेक के लिए मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे लैग में जाएंगे, 1 या 2 मैं इसमें ऐड कर दूँगा। मैं जब यहाँ पे 2 लिखूँगा और उसके बाद ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की ड्यूरेशन बढ़ के 12 डेज से बढ़ के 14 डेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लैग पीरियड है वो मैंने 2 डेज़ का दे दिया है। अब इंस्टॉल एक्टिविटी अपने टाइम पे ही कंप्लीट होगी, ट्रेनिंग एक्टिविटी भी अपने टाइम पे कंप्लीट होगी, लेकिन इंस्टॉल एक्टिविटी जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट मेरा वेट करेगा। यहाँ पे देखें ये एक्सटेंशन आ गई है थोड़ी सी। पहले जब मैंने इसको जब इस एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे 0 दिया हुआ था, तो अब देखें ये बैक टू बैक हो जाएंगी, ये फ़ौरन यहाँ पे स्टार्ट होगी। मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ, अब देखें ये यहाँ पे आ गई। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे लैग पीरियड दूंगा 2 डेज़ का, तो ये एक्सटेंड हो जाएगी थोड़ी सी। समटाइम्स ये बहुत ज़रूरी होता है। लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप जब देखते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आपके हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी जब एक फ्लोर की लेंटर वर्क जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद ऊपर आपकी लेबर काम स्टार्ट कर देती है, उसको लीड कहा जाता है। अब जिस तरह आप कमरे में पेंट कर रहे हैं अपने रूम में, जब आपका पेंट वर्क हो रहा है तो जब आपकी पोटीन होती है या फिलिंग होती है, तो फिलिंग में नॉर्मली आप ड्राई टाइम देते हैं अपने काम को, ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो देन यू कैन उसके बाद आप उस पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उन इन सच केसेस यहाँ पे आपका लीड्स एंड लैग्स बहुत यूज़फुल होते हैं, उसके विदाउट आप अपने प्रोजेक्ट को लेके चल भी नहीं सकते। तो लीड्स एंड लैग्स सारे आपको यहाँ पे डालने पड़ते हैं, और लीड्स एंड लैग्स आपकी अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की ड्यूरेशंस को इफेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है विदाउट लैग्स इट वाज टेकिंग 101 डेज टू कंप्लीट। यहाँ पे आप देखिए प्रोजेक्ट की क्या ड्यूरेशन आ रही थी, 101 डेज आ रही थी। लेकिन जो ही मैंने लीड्स यहाँ पे अप्लाई किए, लैग्स अप्लाई किए, तो यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन 103 डेज आ जाएगी। तो
इस तरह से इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं लीड्स एंड लैग्स को। ये तो लैग हो गया। अब इसमें तो मुझे लीड कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। लीड अप्लाई करने के लिए सिमिलरली आपको माइनस मिड वैल्यूज़ फीड करना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग सेक्शन में गया, मैंने यहाँ पे 2 डेज लैग लगा दिया, और इसी तरह मैं परचेज प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, राइट प्रोग्राम है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट हार्डवेयर को फॉर इंस्टेंस यहाँ पे, या प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स को, या किसी भी और एक्टिविटी को हम इसमें लीड्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं डायरेक्ट आता हूँ ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में मैंने यहाँ पे 2 डेज लीड दिया, लैग दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लैग लीड रखता तो मैं क्या करूँगा, मैं -1 या -2 ऐड कर दूंगा। जब मैं -2 ऐड कर दूंगा तो ये एक्टिविटी 100% कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो आपकी इंस्टॉल एक्टिविटी ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर देंगे। फॉर इंस्टॉलेशन का काम तो आपका ऑफिस में हो रहा है। जो ही मैंने इसको ओके बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये ग्राफ है, बार है, ये थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया। इंस्टॉलेशन का काम आपका चल रहा है, आपकी टीम जाएगी आपके ऑफिस में, वहाँ पे आपकी ऑफिस टीम इंस्टॉलेशन वर्क कर रही होगी, और सिमिलरली जो यूज़र्स होंगे आपके, वो आपके यूज़र्स को ट्रेनिंग सिस्टम डेवलपर्स दे रहे होंगे। तो यहाँ पे इन दिस केस हम लीड बड़े इजी तरह से कर सकते हैं। तो -2 डे जब मैंने यहाँ पे ऐड किया, अब मैं जब इसको मैं 0 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब देखें ये इस जगह पे आपका ये जो बार है इंस्टॉल का, ये जो ही ख़त्म होगा तो उसके बाद ये बार यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। अभी भी इसका रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट ही है। जब मैं यहाँ पे -2 ऐड करता हूँ, -2D, तो अब देखें आपका ये जो बार है ट्रेनिंग का, ये थोड़ा सा 2 दिन पहले आ जाएगा, यानी ये एक्टिविटी भी पूरी फिनिश नहीं हुई होगी, तो आपकी ये एक्टिविटी जो है तो साथ पैरेलल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसका रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट ही रहेगा। तो आपने देखा ये मूव बैक हो गया, और इस तरह जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन अब कम होकर 100 डेज रहेगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे लीड 100 डे दे दिया था। सो इस तरह से हमारी जो ड्यूरेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट आपके लिए सेटिंग करता रहता है, और इस तरह से हम लीड्स एंड लैग्स इसमें अप्लाई करते हैं। जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो याद रखिएगा आपके कंस्ट्रेंट्स आएंगे। कंस्ट्रेंट्स कैसे आएंगे, आपके पास प्रोजेक्ट वैक्यूम में तो आप रन नहीं कर रहे होते, यू गेट योर रिसोर्सेज फ्रॉम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। आपके पास सारी नहीं, यू आर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप काम करते हैं, लेकिन सारी की सारी टीम आपकी नहीं होती। यू एक्वायर योर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन योर कंपनी। सो वंस फॉर एग्जांपल फॉर डेवलपमेंट वर्क, राइट प्रोग्राम, आपने 2 डेवलपर्स अपॉइंट किए हुए हैं या एक्वायर किए हुए हैं किसी फंक्शनल डिपार्टमेंट से। वो आपको कहता है कि भाई मेरा ये रिसोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, अपना ये प्रोग्रामर दे रहा हूँ, लेकिन ये जो है आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जुलाई से मेरा ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी और 1 सितंबर पे ये कंक्लूड हो रही है। लेकिन आपको जब वो रिसोर्स मिलता है तो वो रिसोर्स आपको वो कहता है कि भाई ये एक्टिविटी जो है मैं आपको ये दोनों प्रोग्रामर्स जो हैं 15 जुलाई से पहले नहीं दे सकता। तो अब आपने राइट प्रोग्राम में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या आप वेट करेंगे या आप बाहर से वो रिसोर्सेस ले आए। तो आपके पास बाहर से आप नहीं ला सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है कंस्ट्रेंट। व्हाट इज कंस्ट्रेंट? विच लिमिट्स योर ऑप्शंस। सो यहाँ पे जब मैं राइट प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस डिटेल सेक्शन में जब हमने ये फॉर्म ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट सेक्शन देख रहे हैं। कंस्ट्रेंट में बाय डिफॉल्ट एज सून एज पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल और ऑप्शंस भी हैं, एज लेट एज पॉसिबल, फिनिश नो देन अर्ली। अब इन दिस एग्जांपल हम जो है स्टार्ट नो अर्लियर देन की कंडीशन दे रहे हैं। जब स्टार्ट नो अर्लियर देन की कंडीशन, यानी आपको फंक्शनल मैनेजर ने कहा था कि मैं आपको ये दोनों प्रोग्रामर्स 15 जुलाई से पहले नहीं दे सकता। आपकी प्लानिंग में 1 जुलाई थी, लेकिन उसकी प्लानिंग में 15 जुलाई है। तो यहाँ पे स्टार्ट नो अर्लियर देन आपने सेलेक्ट किया और डेट पे गए। डेट में आपने मजबूरन यहाँ पे जाके वो कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा 15 आपको। जब आप क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें ये जो ग्राफ है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है बार आपका 1 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये आपका ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड हो गया, आगे चला गया। और जब मैं टोटल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की देता हूँ तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी फिर बढ़ेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट के सब कुछ डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज के साथ। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थॉट के लेट्स
recap my previous 4 lectures. So today I have talked about backstage view, how to set up options. Then we talked about and I have explained in detail how we can set project information and change working time. Afterwards, what we studied, we talk about summary task, recurring task, milestone task under search section. हमने इंफॉर्मेशन टैब को भी देखा, हमने डिटेल फॉर्म को भी देखा. डिटेल फॉर्म में हम लोगों ने प्रीडिसेसर सक्सेसर्स देखे, हम लोगों ने टाइप्स उसकी स्टडी की, लीड्स एंड लैग्स को हम लोगों ने स्टडी किया, हम लोगों ने कंस्ट्रेंट को स्टडी किया, हम लोगों ने गैंट चार्ट व्यू की बजाय नेटवर्क डायग्राम को भी स्टडी किया. सो ये सारे ऑप्शंस आज हमने दोबारा पढ़े हैं. मैंने कोशिश की कि मैं इनको रीकैप कर दूं ताकि आपको कोई अगर कहीं पर डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो डिफ़िकल्टी आपकी प्रॉपरली एड्रेस हो जाए. नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हम फिर रिसोर्सेज पे काम करेंगे. रिसोर्सेज कैसे असाइन किए जाते हैं, वर्क रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, कॉस्ट रिसोर्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे. फिर हम बेस लाइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर एंड कंट्रोल करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट में डिफरेंट रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम प्रोजेक्ट के जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जितनी इसकी कमांड्स हैं, जितने ऑप्शंस हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ. सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.